नमस्कार विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। कंपनियों के आंतरिक पुनर्निर्माण में अपने पहला प्रकार पढ़ा था अंश पूंजी में परिवर्तन करके, अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, और उसका दूसरा टाइप था अंश पूंजी में कमी करके, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अपन जो दूसरा प्रकार पढ़ रहे थे उसमें अंश पूंजी में कमी करने में उसमें अपन ने दो तरीके पढ़ लिए थे कि अपन किसी भी कंपनी के अंश पूंजी में कमी करने के 3 मेथड है, जिनमें से 2 मेथड अपने पढ़ लिए थे। अंशों पर प्रदत्त राशि में कमी करके या दायित्व को समाप्त करके, और दूसरा था आवश्यकता से अधिक पूंजी उसको लौटाकर अपना अंश पूंजी में कमी कर सकते हैं। अपना तीसरा तरीका है प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती करके, रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल में कमी करके भी अपन अपने अंश पूंजी में कमी ला सकते हैं। इस प्रकार से भी अपन अपनी कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण कर सकते हैं। जब एक कंपनी अब विभिन्न कारणों से निरंतर हानि की स्थिति में चल रही है, उसकी बैलेंस, उसका स्थिति विवरण, बैलेंस शीट उसकी सही आर्थिक स्थिति नहीं बता पा रहा है, और उसमें संचित हानि इतनी अधिक हो गई है कि जिससे कि उस कंपनी को सही स्थिति विवरण, सही स्थिति, आर्थिक स्थिति ज्ञात नहीं हो पा रही है, तो कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता होती है। स्थिति विवरण में दायित्व पक्ष में लाभ हानि खाते का ऋणात्मक शेष होता है। ये ऋणात्मक शेष शेयर होल्डर्स फंड के उपशीर्षक रिजर्व एंड सरप्लस में P&L के नेगेटिव शेष के रूप में दिखाया देता है। और संपत्ति पक्ष में संपत्तियों के संपत्ति शीर्षक के नॉन करंट असेट्स के उपशीर्षक अदर नॉन करंट असेट्स में संपत्तियां वे अंशों में ऋण पत्रों के निर्गुण पर बट्टा व गैर अंतर्गत दिखाया जाता है। कंपनी की ख्याति को मूल्यहीन माना जाता है। इस प्रकार संपत्तियों का उचित मूल्य पर नहीं दिखाया जाता है। ऐसे कंपनी की पूंजी उसकी संपत्तियों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है, और वास्तव में कंपनी में जो पूंजी विद्यमान है वो संपत्तियों का सही विवरण प्रस्तुत नहीं करती है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि कंपनी अपनी एक रोगस्त कंपनी है या अत्यंत कमजोर कंपनी घोषित हो जाती है। कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए जो शल्य चिकित्सा अपनाई जाती है उसे पूंजी कटौती कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्यक्रम जिसको पूंजी कटौती कार्यक्रम, कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ऐसे प्रोग्राम में क्या होता है कि इसमें पूंजी में कटौती कार्यक्रम के अंदर नष्ट हुई पूंजी को अपलित कर दिया जाता है और अंशधारियों में नई पूंजी प्राप्त करने का प्रबंध किया जाता है। ये किस प्रकार कार्यक्रम लागू किया जाएगा, इसमें कौन कौन से अकाउंट खोले जाएंगे और इसमें किस प्रकार शेयर होल्डर्स को और लेनदारों को सहमत किया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के प्रावधानों का पालन करते हुए कंपनी के संचालकों द्वारा पूंजी में कमी का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत अंशधारियों के समक्ष उनके द्वारा प्रदत्त अंश पूंजी में किए जाने वाले त्याग का प्रस्ताव रखा जाता है। यदि कंपनी की संचित हानियां बहुत अधिक है तो ऋण पत्रधारी, मतलब इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर्स और लेनदार और डिवेंचर ऋण पत्रधारी और लेनदार अपनी त्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं। या तो पूर्णतः त्याग किया जाता है या अंशतः त्याग कर दिया जाता है। जैसे पूंजी कटौती की योजना को लागू करने के लिए कंपनी की पुस्तकों में एक नया अकाउंट खोला जाता है जिसे कहते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, पूंजी कटौती खाता। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, पुनर्निर्माण खाता, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब क्या करेंगे इसमें कि जो किस किस खाते को अपन क्रेडिट करें और किस किस खाते को अपन डेबिट करें, इसके लिए अपन आगे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से जनरल एंट्रीज की जाती है। जब पूर्वाधिकार अंश व इक्विटी अंशों का अंकित मूल्य घटा दिया जाए, या तो ये होगा कि उनका कुछ हिस्सा वो त्याग रहे हैं और उनका अंकित मूल्य पेड अप वैल्यू भी कम
कर दी जा रही है। जैसे पहले 10 रुपये प्रति अंश था, अब उसको 8 रुपये मान रहे हैं और वो 2 रुपये क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स त्याग रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पहले वाली ओल्ड कैपिटल थी उससे अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, और जिस अमाउंट से अपन जितने पेड अप कैपिटल का अपन शेयर रख रहे हैं उस अमाउंट से अपन उनका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जितना उन्होंने अपना हिस्सा त्याग किया है उस अमाउंट से अपन उनका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। जब पूर्वाधिकार अंशों या इक्विटी अंशों के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जो पहले जितने नंबर का इक्विटी अंश था, जितने रुपए का इक्विटी अंश था, अब उतने ही रुपए का इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन वो अपने कुछ हिस्सा त्याग रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जिस अमाउंट से वो अपना हिस्सा त्याग रहे हैं वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा, और जितने अमाउंट से त्यागेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट का शेष कम हो जाएगा। यदि कंपनी के पास पूंजीगत कैपिटल रिजर्व है, सामान्य रिजर्व है या अन्य किसी प्रकार के संचय है, तो खातों का जमा शेष पाया जाता है तो उसे भी कटौती खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। मतलब बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स का है ना, तो जमा शेष है तो उनको पहले क्या करेंगे हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले उनका क्रेडिट शेष था, अब उनका डेबिट हो जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और अन्य किसी प्रकार का यदि कोई रिजर्व है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, और किस में चले जाएंगे, ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चले जाएंगे। और इसके बाद में यदि ऋण पत्रधारी या लेनदार भी अपने हिस्से का कुछ त्याग करने के लिए सहमत होते हैं तो उस त्याग की राशि से उनका खाता डेबिट कर दिया जाएगा, और जितनी अमाउंट से वो होता है उससे क्रेडिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में यदि किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है या किसी दायित्व के मूल्य में कमी होती है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो असेट्स अकाउंट डेबिट, और यदि किसी दायित्व के मूल्य में कमी होती है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। तो ये दोनों अमाउंट किस में चले जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। और दूसरी एंट्री अपन इस प्रकार भी मान सकते हैं कि यदि संपत्ति के मूल्य में कमी हो और दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो तो इससे अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं कि यदि किसी संचित कुछ हानियां हैं और उनकी संपत्तियों का मूल्य में कमी हुई है और दायित्व के मूल्य में वृद्धि हुई है तो इससे भी ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। यदि संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, और यदि दायित्व के मूल्य में वृद्धि हुई है तो वो भी क्रेडिट हो जाएगी। यदि किसी P&L अकाउंट का शेष है वो भी क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार सारे बैलेंसेस उसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अब क्या होता है, यदि कोई कंपनी द्वारा किसी संभावित दायित्वों के लिए आयोजन बनाना है वो भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से बनाना है। कोई कंटीजेंटी लायबिलिटीज है तो उसके लिए भी अपन एंट्री करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी अकाउंट। पूंजी कटौती खाते का शेष क्या करेंगे अपन, जब सभी प्रकार के हानियां उससे अपलिखित कर दी जाएगी, और यदि P&L खाते के डेबिट शेष है या ऋणात्मक शेष है उससे अपलिखित कर दिए जाएंगे। फिर भी उसमें यदि कोई बैलेंस बच रहा है तो उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में कि यदि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है और उसका यदि बैलेंस बच रहा है तो उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का ट्रांसफ़र कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब कभी कभी बार ये होता है कि यदि संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश है, एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। अब अपन ये देखते हैं कि कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, कि ये एक प्रकार का पूर्वाधिकार अंश है जिसमें क्या होता है कि उनको अपने लाभांश को प्राप्त करने का वैसे तो पूरा अधिकार होता ही है, लेकिन कभी कभी बार क्या होता है कि कंपनी को हानि होती है लेकिन उनको ये अधिकार होता है कि वे अपने लाभांश का संचय कर सकते हैं और आने वाले
वर्षों में कभी भी जब भी प्रॉफिट होगा कंपनी को, सबसे पहले उनको उनके संचय किए गए लाभांश को दिया जाएगा। तो ये होता है कि कंपनी को निरंतर हानि हो रही है और इसके संबंध में यदि संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर एक या अधिक वर्षों से कोई भी लाभांश बकाया है तो और वो संचित कर रखा है तो बकाया लाभांश की राशि को स्थिति विवरण में नीचे क्या होता है संदिग्ध कंटीजेंटी लायबिलिटी है के रूप में दिखाया जाता है। पूंजी में कमी की योजना के अंतर्गत बकाया लाभांश के संबंध में लेखांकन मतलब क्या होता है कि यदि कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम अपनाया जा रहा है तो उसमें जो उसका वो लाभांश है संचयी पूर्वाधिकार अंशों का उनके किस प्रकार उनका एंट्री की जाएगी। पहला है कि यदि जब पूर्वाधिकार अंशधारी अपने लाभांश की संपूर्ण बकाया राशि को त्यागने के लिए सहमत हो जाते हैं और उसका बैलेंस शीट में कोई प्रविष्टि नहीं है क्योंकि लाभांश की बकाया राशि का एक संदिग्ध दायित्व होने के कारण इसको पुस्तकों में लेखा नहीं किया गया है। तो इसका क्या होगा कि वो पहले से पुस्तकों में इसको नहीं दिखा रखा था क्योंकि बकाया लाभांश को संदिग्ध दायित्व मान रखा था जिसको बैलेंस शीट में नीचे फुटनोट में शो कर रखा था। लेकिन अब क्या है कि अंशधारी अपना पूर्णतः जो बकाया लाभांश था संचित किया गया लाभांश था संचित बकाया लाभांश था उसको पूर्णतः त्यागने के लिए सहमत हो रहे हैं। तो इसकी कोई लेखांकन एंट्री नहीं की जाएगी क्योंकि पहले से इसकी लेखा पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं है। उसको एक संदिग्ध दायित्व माना गया था जो नीचे शो रखा था उसको अब ऐसे मान लेंगे कि उन्होंने पूर्णतः त्याग दिया है। लेकिन जब दूसरा केस हो कि जब पूर्वाधिकार अंशधारी को बकाया लाभांश पूर्णतः अंश रूप से देना हो तो भुगतान किए जाने वाले लाभांश की राशि अब क्या होता है कि कभी कभी अंशधारी क्या करते हैं कि उसको या तो पूर्णतः त्याग देते हैं लेकिन उसका लेखों में प्रविष्टि मतलब बैलेंस शीट में शो हो रखा है और कभी कभी करते हैं अंशतः त्याग कर देते हैं। तो अपन क्या करेंगे जी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रोवाइडेड आउट ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मतलब जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है उसमें से यदि उसमें से अपन उसको वो करते हैं पे करना चाहिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से तो उसकी एंट्री होगी। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में यदि उसको बैंक से पे कर रहे हैं और यदि उसको कोई शेयर दे रहे हैं या फिर डिवेंचर दे रहे हैं। यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक कर देंगे और यदि कुछ शेयर दे रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल कर देंगे और यदि डिवेंचर दे रहे हैं तो टू डिवेंचर कर देंगे। इसके बाद में हम अपन आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।